हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एजुकेशन की बुक है, उसके हम आज क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो एजुकेशन है इसका नाम है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोल में जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं। इसीलिए मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, ताकि आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देख पाएँ और उनके आंसर भी देख पाएँ। क्योंकि मैं विद आंसर लेकर आई हूँ, तो ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चन आप देख पाएंगे, आप आंसर भी देख पाएंगे कि उसका प्रॉपर आंसर किस तरह से लिखा जाएगा, यानी आप प्रॉपर वे में किस तरह से आंसर लिख सकते हैं, वो सारी ही चीज़ें आप देख पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये एजुकेशन का है। इसके जो 6 क्वेश्चन हैं उसमें से मैं ऑलरेडी आपको 3 क्वेश्चन पहली वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ। आज मैं और जो बाकी के 3 क्वेश्चन हैं उन्हें कवर करवाऊंगी। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख पाएंगे और उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ही इसके क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूरी ही बुक को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो फिर आपको बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इजीली पास आउट हो जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है स्कूल शिक्षा के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों के दृष्टिकोणों और शैक्षिक हितार्थ पर चर्चा कीजिए। यानी इसमें आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो विचार थे उनके ऊपर चर्चा करनी है, जो शिक्षा को लेकर उनके विचार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, शिक्षा के अधिकारों के कार्यान्वयन के संबंध में आने वाले मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। यानी शिक्षा के कार्यान्वयन में जो मुद्दे हैं या फिर जो जो चुनौतियां पैदा होती हैं उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको बताना है समकालीन भारत में संवैधानिक मूल्यों के महत्व और शिक्षा के लिए उनकी प्रासंगिकता की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। यानी जो समकालीन भारत है उसकी जो संवैधानिक मूल्य हैं और जो भी हमारी शिक्षा है उसके बारे में आपको यहाँ बताना है डिटेल में। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं कि आप इनको कैसे देख सकते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, स्कूली शिक्षा के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों के दृष्टिकोणों पर हमें निहितार्थ चर्चा करनी है। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो विचार थे हमें उसके बारे में बताना है शिक्षा को लेकर। तो आप इसके परिचय में लिख सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय साहित्य के महान कवि और दार्शनिक ने शिक्षा को जीवन के विकास के लिए एक साधन बताया है। यानी इनका मानना था कि जो शिक्षा है वो जीवन के विकास के लिए एक साधन है। उनके विचारों में शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक विकास करना है। टैगोर का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आत्मा को मुक्त करे और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करे। यानी इनका मानना था कि व्यक्ति को सिर्फ किताबों का ज्ञान ही ना हो बल्कि उसके व्यक्तित्व का भी ज्ञान हो, और जो शिक्षा है वो व्यक्ति के जीवन को आसान बनाने का कार्य करे, उसे प्रकृति से जोड़े। एक्चुअल में वही शिक्षा है, इनका यह मानना था। ठीक है, इनके शैक्षिक दृष्टिकोणों में बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए कला, संगीत, साहित्य और प्रकृति से शिक्षा का मिश्रण आवश्यक है। यानी इनमें इनका मानना था कि अगर हम शिक्षा हासिल कर रहे हैं तो उसमें हमें कला, संगीत, साहित्य और प्रकृति का जो मिश्रण है वो आवश्यक है। आपने भी देखा होगा स्कूलों में भी जो कला होती है, जैसे कि एनुअल डे पे जो डांस वगैरह हो गया, संगीत वगैरह हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी शिक्षा में लाई गई हैं, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से ही लाई गई हैं। क्योंकि एक शिक्षा जब ही संपूर्ण होती है जब उसमें संगीत और कला और साहित्य ये सारी ही चीज़ों का मिश्रण हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे शिक्षा के प्रति टैगोर का दृष्टिकोण, कि शिक्षा के प्रति टैगोर जी का क्या दृष्टिकोण था। टैगोर का मानना था कि शिक्षा बच्चों के लिए एक स्वतंत्र, आनंदीय और रचनात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसके दृष्टिकोणों में कुछ प्रमुख विचार हैं। यानी इनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा जो है वो रचनात्मक होनी चाहिए, आनंद वाली होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो ईजिली शिक्षा ले सके। अब इनके दृष्टिकोणों में कुछ विचार थे, जिसमें पहला आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता और संरचनात्मकता। टैगोर ने बच्चों को उनकी स्वतंत्रता देने पर जोर दिया ताकि वह खुद से सीख सकें और संरचनात्मकता को विकसित कर सकें। वह मानते थे कि शिक्षा में अनुसंधान जरूरी है। यानी इनका मानना था कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि वो खुद से सीख पाएं और रचनात्मक कर सकें, यानी रचना कर सकें, ताकि जो उनके अनुसंधान है वो बन सके। इसीलिए ये शिक्षा को हमेशा मुक्त रखना चाहते थे। ठीक है,
लेकिन यह ऐसा होना चाहिए कि बच्चे खुद से अनुशासित हो, ना कि बाहरी दबाव से। यानी बच्चों को जो अनुशासित होना चाहिए, बच्चों में जो बिहेवियर, जो अच्छा वाला बिहेवियर होता है कि हाँ अनुशासित रूप से रहना है, वो बच्चों में खुद आना चाहिए। ऐसा नहीं है उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए कि अगर आप अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो आपको मार पड़ेगी या आपकी टीचर्स आपको मारेंगी। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनमें खुद स्वतंत्र रूप से ये भावना पैदा करवानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रकृति से जुड़ाव। टैगोर का शिक्षा का दृष्टिकोण प्रकृति से निकटता पर आधारित था। वह मानते थे कि बच्चों को प्रकृति के साथ शिक्षित करना उन्हें जीवन की गहरी समझ और संतुलन सिखा सकता है। यानी इनका मानना था कि बच्चे जो होते हैं उन्हें हमें प्रकृति से जोड़ना चाहिए, उन्हें प्रकृति से जोड़कर शिक्षा देनी चाहिए, ताकि जो उनके जीवन है उनमें गहनता और संतुलन बन सके। इसके लिए उन्हें अपने स्कूली शांति निकेतन में कक्षाओं को खुली जगहों में स्थापित किया, ताकि बच्चे प्रकृति के साथ घुल मिल सके। और इसी के कारण इनका जो स्कूल था शांति निकेतन, जिसकी स्थापना इन्होंने की थी, उसे प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए जो कक्षाएं होती थी वो हमेशा खुले में की जाती थी, ताकि जो बच्चे हैं वो प्रकृति से जुड़ाव महसूस कर सकें। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संपूर्ण व्यक्तित्व का व्यवहार। संपूर्ण व्यक्तित्व का व्यवहार भी टैगोर ने शिक्षा के अंतर्गत रखा। किस तरह से? टैगोर की शिक्षा पद्धति केवल अकादमिक विषय पर आधारित नहीं थी, बल्कि इसमें कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और सामाजिक सेवा भी शामिल थी। उनका मानना था कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो, जिससे उनकी भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक समझ भी विकसित हो। यानी इनका जो मानना था वो सिर्फ जो हमारी बुक्स होती हैं उनका ज्ञान ही नहीं कि बस बुक्सों का ज्ञान दे दो, इनका ये मानना नहीं था। इनका मानना था कि कला, संगीत और जो नृत्य है, साहित्य है और समाजस्व है, उन सभी का ज्ञान देना और बच्चों को किस तरह से भविष्य में भावनात्मक और सामाजिक और सांस्कृतिक व्यक्ति बन सकता है, उस पर ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सहजता और प्राकृतिक समृद्धि। टैगोर ने शिक्षा को बच्चों की सहज प्रकृति और संभावित जिज्ञासा के अनुकूल बनाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं, उन्हें केवल सही दिशा की आवश्यकता है। यानी इनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं और उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सही दिशा की आवश्यकता है, ताकि बच्चे जो हैं वो फ्यूचर में सही दिशा प्राप्त कर पाएं। अब इसमें देखेंगे टैगोर के दृष्टिकोणों के शैक्षिक निहितार्थ। यानी टैगोर जी के जो शैक्षणिक दृष्टिकोण के निहितार्थ थे, अब हम उनके पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों का प्रभाव शिक्षा पद्धति पर गहरा पड़ा। उनके विचारों के कुछ प्रमुख निहितार्थ निम्नलिखित हैं। यानी जो टैगोर जी थे, उनके जो विचार थे, उनका हम शिक्षा पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव देख सकते हैं। किस तरह से? पहला आप लिख सकते हैं प्रयोगात्मक शिक्षा। टैगोर ने प्रयोगात्मक शिक्षा का समर्थन किया, जिससे बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से सीखने का अवसर मिले। आज के समय में टैगोर के इस दृष्टिकोणों को हेड्स ऑन और प्रोजेक्टर बेस्ड शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में देखा जा सकता है, जो बच्चों को जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं। यानी इनका मानना था कि बच्चों को सिखाने के लिए हमें डेमो देने की ज़रूरत है, जैसे कि अभी हम प्रोजेक्टर के माध्यम से देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में जो जिज्ञासा है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा रचनात्मक शिक्षा। टैगोर के विचारों के अनुसार शिक्षा में कला, संगीत और नृत्य को शामिल करना चाहिए, जिसका उद्देश्य बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। यानी जो टैगोर जी थे, इनका मानना था कि जो शिक्षा है उसमें हमें कला को, संगीत को और नृत्य को भी शामिल करना चाहिए, ताकि जो बच्चे होते हैं उनकी रचनात्मकता को बढ़ाया जा सके, उनकी सोच को अच्छा किया जा सके, ताकि वे जीवन की सुंदरता को समझ सकें और संवेदनशील हो सकें। और जब हम नृत्य, संगीत और जो हमारी ऐसी कला की चीज़ें होती हैं उनको जोड़ते हैं, तो व्यक्ति जो होता है वो अपनी सुंदरता जो वो संवेदनशीलता है उसको बढ़ा पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्वतंत्रता का महत्व। टैगोर की शिक्षा में स्वतंत्रता के विचारों ने आज की छात्र केंद्र शिक्षा को प्रेरित किया। उनकी सोच ये थी कि शिक्षा बच्चों को मार्गदर्शन करे, लेकिन उन पर नियंत्रण न करे। यह दृष्टिकोण छात्रों के आत्मविश्वास, स्वनिर्भरता को विकसित करती है। यानी इनका मानना था कि जो शिक्षा होती है उसे बच्चे पढ़ें तो, लेकिन उससे वो नियंत्रण ना कर पाए। यानी शिक्षा को बच्चे नियंत्रण करें, पर शिक्षा जो है वो बच्चों को नियंत्रण ना कर पाए। इस तरह से हमें शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक और नैतिक शिक्षा। टैगोर के शैक्षिक दृष्टिकोणों में केवल अकादमिक ज्ञान नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक शिक्षा भी शामिल थी। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से बच्चे में
समाज के प्रति संवेदनशीलता, सहयोग और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सकती है। इसीलिए हमें बच्चों को प्रकृति से जुड़ी शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्राकृतिक शिक्षा पद्धति। टैगोर का मानना था कि शिक्षा केवल स्कूलों की चार दीवारी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उनके अनुसार के वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बच्चों में प्रकृति, सौंदर्य और पर्यावरण के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी विकसित हो सके। यह विचार आज की प्राकृतिक शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा के अनुरूप है। यानी इनका मानना था कि जो शिक्षा है वो हमें कमरों में बैठ के चार दीवारियों के अंदर नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि वातावरण से मौजूद वातावरण में घुल मिलकर, ये कहें जो पर्यावरण है उसके आसपास बैठकर दी जानी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनमें पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी और जो प्रेम भावना है वो उत्पन्न हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर शैक्षिक विचार भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। उन्होंने शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जो बच्चों की संपूर्णता को विकसित करती है और उन्हें स्वतंत्रता के साथ सीखने का अवसर देती है। टैगोर का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर, संवेदनशील और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना है। जैसे कि अभी हमने देखा कि उनका जो मानना था वो सिर्फ बच्चों को शिक्षित करना नहीं, बल्कि समाज में संवेदनशील और आत्मनिर्भर और जिम्मेदार व्यक्ति भी बनाना है। उनके विचारों का आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव है, जहां छात्र केंद्रीय और प्रयोगात्मक शिक्षा जैसी पद्धति अपनाई जा रही है। टैगोर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नए दृष्टिकोणों को विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यानी आज भी हम टैगोर जी के जो विचार हैं उन्हें सिद्ध होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जो बच्चे हैं उन्हें प्रयोगात्मक शिक्षा देनी चाहिए, जो कि हम प्रोजेक्टरों के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कह रहा है शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन के संबंध में आने वाले मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करें। यानी शिक्षा के जो अधिकार हैं या ये कहें कार्यान्वयन है, उनमें जो आने वाले मुद्दे और चुनौतियां हैं उनके ऊपर हमें डिटेल में बताना है, उनके ऊपर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। क्या आप परिचय में क्या लिख सकते हैं? परिचय में आप लिख सकते हैं शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, RTI का उद्देश्य देश के सभी बच्चों को एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। 2009 में एक अधिकार अधिनियम लागू किया गया था जो कि शिक्षा के लिए था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। यह कदम भारत में शैक्षिक असमानताओं को कम करने और बाल मजदूरी को समाप्त करने और सभी बच्चों को सर्वांगीण विकास की ओर एक महत्वपूर्ण प्रयास था। हालांकि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में कई मुद्दे और चुनौतियां भी सामने आई हैं जो इस लक्ष्य को पूरा करने में आसार करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है शिक्षा के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी इसने बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। अब हम धीरे धीरे उन मुद्दों और उन चुनौतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए वीडियो है, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई आपके सिस्टर वगैरह या ब्रदर वगैरह सेमेस्टर 1 में है तो आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सेमेस्टर 1 में भी सेम सब्जेक्ट सेम बुक है। यानी आपके सेमेस्टर 1 की जो NEP वाली बुक है वो भी सेम है। तो अगर आप चाहें, अगर आपका छोटा भाई बहन या फिर आपके फ्रेंड्स सेमेस्टर 1 में हैं तो आप मेरी वीडियो को उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब हम देखेंगे इनकी चुनौतियों को। संसाधन की कमी पहली चुनौती यही आती है। RTI अधिनियम का कार्यान्वयन करने के लिए वित्तीय और भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, परंतु कई राज्यों में संसाधनों की कमी होती है। इसका असर निम्न प्रकार से पड़ता है। अब हम देखेंगे संसाधनों की कमी जो होती है उसका असर जो होता है वो किस तरह से पड़ता है। तो पहले हम देखेंगे बुनियादी सुविधाओं की कमी। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में भवन, शौचालय, पेयजल और खेल के मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इन सुविधाओं की कमी से बच्चों
की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है और उन्हें स्कूल में टिके रखना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए बुनियादी ही सुविधा नहीं होती तो जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो भी स्कूल में नहीं रह पाते या वो नहीं टिक पाते, वो जो अपना एडमिशन है वो कटवा लेते हैं या फिर ये कहें स्कूल आना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट आप चुनौती लिख सकते हैं शिक्षकों की कमी। स्कूल में शिक्षकों की संख्या आवश्यकता अनुसार नहीं होती। शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों में भीड़ बढ़ जाती है, इससे पढ़ाई की गुणवत्ता में गिरावट आती है। इसके अलावा प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी भी एक बड़ी चुनौती है, जिससे बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। यानी जो टीचर्स होते हैं उनकी भी कमी एक बहुत महत्वपूर्ण या ये कहें बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि अगर टीचर्स ही नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो ये ग्रामीण या दूर दराज के क्षेत्रों में देखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। जो नेक्स्ट हमारा है वो है गुणवत्ता की समस्याएं। गुणवत्ता की समस्याएं किस तरह से RTI अधिनियम के तहत शिक्षा की अनिवार्यता को सुनिश्चित की गई है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में अभी भी कई चुनौतियां हैं। यानी इन्होंने RTI ने शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित तो किया है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारी चुनौतियां देखी जा सकती हैं। इसके अंतर्गत पहली चुनौती आप लिख सकते हैं अकादमिक प्रदर्शन का स्तर। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर अपेक्षाकृत कम है, जिससे बच्चों की अकादमिक प्रदर्शन प्रभावित होता है। इस कारण कई छात्र उच्च शिक्षा या रोजगार में बेहतर अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। यानी देखिए जो अकादमिक प्रदर्शन होता है उसमें जो सरकारी स्कूल वाले बच्चे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जो उनकी एजुकेशन होती है वो इतनी अच्छी नहीं रह पाती, और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं वो आगे निकल जाते हैं और उन्हें उच्च शिक्षा या रोजगार के जो अवसर होते हैं वो सही से नहीं मिल पाते। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रशिक्षण की कमी। शिक्षकों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कमी है, जिसके कारण वह नवीनतम शिक्षक तकनीकों का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। यानी जो टीचर्स हैं उनका भी जो प्रशिक्षण है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिसकी वजह से जो नई नई तकनीक है या नई नई जो शिक्षा है उसका यूज़ करना टीचर्स को भी नहीं आता। अब जब टीचर्स को नहीं आएगा तो वो बच्चों को क्या ही बताएंगे। ठीक है, इस कमी का प्रभाव बच्चों की समझ और उनके शिक्षा के स्तर पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से जब टीचर्स को नहीं आता तो वो बच्चे भी नहीं सीख पाते। नेक्स्ट आप हम देखेंगे भाषा का मुद्दा। भारत में विभिन्न भाषा बोली जाती हैं, लेकिन कई बार शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा में नहीं आता, जिससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, खासकर उन बच्चों के लिए जो आदिवासी या ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। यानी देखिए जो शिक्षा का माध्यम है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो भारत है उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारा भारत बहुभाषीय देश है, जिसके अंतर्गत अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब हर भाषा में शिक्षा देना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो कुछ जो ऐसे बच्चे होते हैं या जो आदिवासी या ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे होते हैं जिनकी जो शिक्षा है वो उस भाषा में नहीं दी पाती, तो जिसकी वजह से उनकी जो शिक्षा है वो प्रभावित होती है और बच्चे सही से अपनी जो शिक्षा है उसको ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक आर्थिक चुनौतियां। किस तरह से, चलिए देखते हैं। भारत में सामाजिक आर्थिक असमानताएं भी शिक्षा के अधिकारों के कार्यान्वयन में ये बड़ी बाधा हैं। किस तरह से अब ये सामाजिक और आर्थिक असमानताओं जो है वो बाधाएं बनती हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं गरीबी और बाल श्रम। कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिसके कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और बाल श्रम में लग जाते हैं। माता पिता की आय कम होने के कारण वह बच्चों को शिक्षा दिलाने के बजाय उनसे काम करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी जो गरीबी है वो भी शिक्षा जो होती है उसको रोकने का कार्य करती है। इस तरह से अगर माता पिता की जो इनकम है वो इतनी नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा पाएं, तो वो मजबूरन अपने बच्चों को भी काम में लगा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चों की शिक्षा होती है वो रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं बालिकाओं की शिक्षाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को अभी भी प्राथमिकता नहीं दी जाती। सामाजिक मान्यताओं और पारिवारिक दबाव के कारण कई बालिकाओं को शिक्षा पूरी करने के लिए अवसर नहीं मिलते। यानी आपने भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, खासकर ग्रामीणों में, कि जो बालिकाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनकी जो शिक्षा होती है उसको तो प्राथमिकता दी ही नहीं जाती, और ऐसे बहुत सारे कारण लड़कियों के सामने पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। अगर आपने भी अपने आस पड़ोस में देखा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो अपनी जिम्मेदारियों के या समाज के या परिवार के चलते जो अपनी एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं कर पाती या एजुकेशन ले ही नहीं पाती। ठीक है,
चलिए देखेंगे कौन कौन ऐसा है जो अपने आस पड़ोस में ध्यान रखता है कि हाँ कौन कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, जिससे आपकी सजगता में भी वृद्धि होगी। चलिए देखेंगे अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक भेदभाव। जातिगत, धर्म और आर्थिक भेदभाव के कारण कई बच्चे स्कूलों में भेदभाव का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास घटता है और वह स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। यानी हम जातिगत और जो धर्म है और आर्थिक भेदभाव देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं स्कूल छोड़ने में, क्योंकि उनके साथ जातिगत या धर्म या फिर आर्थिक भेदभाव किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियां। किस तरह से शिक्षा के अधिकारों के कार्यान्वयन में प्रशासनिक और कानूनी समस्याएं भी प्रमुख भूमिका निभाती हैं। अब ये किस तरह से भूमिका निभाती हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं नीति और कार्यान्वयन में असंगति, यानी RTI अधिनियम की नीतियां और उनके कार्यान्वयन में असंगति है। स्थानीय स्तर पर नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाता, जिसके कारण अधिनियम के लाभ सभी बच्चों तक नहीं मिल पाते या नहीं पहुंच पाते। यानी जो सरकार द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं, कानून बनाई जाती हैं, वो सही ढंग से नहीं बनाई जाती या सही ढंग से उनको लागू नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उसका जो लाभ है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाता, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों तक। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा की निगरानी का अभाव। कई स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की उपस्थिति की निगरानी का उच्च प्रबंधन नहीं होता। इस अधिनियम के उद्देश्यों को साकार करने की मुश्किल होती है। यानी देखिए जो शिक्षा होती है और जो उनकी रेगुलरिटी होती है उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। बच्चे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उनके अटेंडेंस पे, या फिर जो टीचर्स हैं वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। स्कूल में आओ या नहीं जाओ, कोई ऐसी जो शिक्षा की निगरानी है वो नहीं देखी जा सकती। आप इसके एग्जाम्पल में बिहार भी लिख सकते हैं, क्योंकि बिहार की जो एजुकेशन दर है वो बहुत कम है और बिहार में मोस्टली जो स्कूल होते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल होते हैं, उनमें ऐसा ही होता है। टीचर्स भी कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, और स्कूल बच्चे भी ऐसे ही हैं, आते हैं नहीं आते ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल में मिनिमम 50 बच्चे तो एक क्लास में होते ही हैं, लेकिन अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो वहाँ 20 बच्चे भी होना बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ चलो 20 बच्चे हैं, देखिए हाफ भी नहीं हो पाते। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निजी स्कूलों में दाखिले की समस्याएं। RTI अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, लेकिन कई निजी स्कूल इस नियम का पालन नहीं करते हैं जो या बच्चों का दाखिला लेने में नकार करते हैं। यानी देखिए जो RTI है वो हमें ये अधिकार देता है कि जो निजी स्कूल हैं उसमें जो वंचित वर्ग हैं या फिर जो कमजोर वर्ग हैं या ऐसे लोग हैं जो अमीर नहीं हैं, उन्हें 25% सीटें मिलती हैं ताकि वो निजी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकें। लेकिन बहुत सारे ऐसे निजी स्कूल होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते, उस चीज़ से नकारते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, इससे RTI का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कोविड-19 और डिजिटल शिक्षा की चुनौतियाँ। अब किस तरह से कोविड-19 और डिजिटल शिक्षा की चुनौतियां आ रही हैं, चलिए इसको देखते हैं। कोविड-19 महामारी के बाद शिक्षा का डिजिटलीकरण बढ़ गया है, लेकिन इसके चलते कई बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। अब देखिए जो कोविड-19 है उसके बाद में मोस्टली जो चीज़ें हैं या हम ये कहें जो हमारी शिक्षा है वो डिजिटल हो गई है। आप भी तो डिजिटल पढ़ रहे हैं, पर आपने देखा होगा जो कोविड-19 था उससे पहले जो शिक्षा थी वो इतनी डिजिटल नहीं थी, बट अब बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो वंचित हो गए हैं शिक्षा से। किस तरह से, चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं डिजिटल संसाधनों की कमी। ग्रामीण और गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के पास डिजिटल कंप्यूटर या स्मार्टफोन जैसी सुविधाओं की कमी होती है, जिसके कारण अन्य ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं ले पाते। अब देखिए आपके पास फ़ोन है या लैपटॉप है या इंटरनेट है, आप इसके माध्यम से मेरी वीडियोस देख पा रहे हैं और अपनी शिक्षा ले पा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जो गरीब हैं, जो ग्रामीण हैं, जिनके पास फ़ोन लेने के पैसे ही नहीं हैं, अब बताइए वो क्या मेरी जो ये वीडियोस हैं वो देख पाएंगे? तो आपका भी आंसर होगा नहीं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लिख सकते हैं शिक्षा में असमानताएं। डिजिटल शिक्षा के कारण सामाजिक आर्थिक असमानताएं और अधिक बढ़ गई हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों
के पास डिजिटल संसाधनों का अभाव है, जिससे उनकी शिक्षा बाधित होती है। यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके पास डिजिटल संसाधन नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी जो शिक्षा है वो बाधित हो जाती है। अब देखिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या ऐसा कोई और भी रास्ता है जिससे हम जो गरीब बच्चे हैं उनको एजुकेट कर सके, उन तक शिक्षा पहुंचा सके? हाँ, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके, कि वो कौन सा रास्ता हो सकता है जिससे सभी बच्चों को शिक्षा दी जा सके और वो इतनी महंगी भी ना हो, मतलब सस्ती हो, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो भी ले पाएं और आगे बढ़ पाएं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको अपने माइंड से बताना है कि आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, बट आपको एक इंसानियत के नाते इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष, क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, शिक्षा के अधिकारों के क्रियान्वयन में आने वाली इन चुनौतियों का समाधान खोजा जाना आवश्यक है, ताकि हर बच्चे को उसके योग्य और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। यानी देखिए, हमने अभी तक जितनी भी चुनौतियां देखी, अब उनका समाधान होना भी आवश्यक है, ताकि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। अब इसी समाधान के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब वो कौन कौन से कदम हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति और बुनियादी सुविधाओं का विकास। यानी जो टीचर्स पढ़े लिखे होते हैं उनकी नियुक्ति और जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उनका विकास होना। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही स्कूलों में आधारभूत संरचना का विकास भी होना चाहिए, ताकि जो बच्चों की बुनियादी सुविधा हैं वो उन्हें प्राप्त हो सके और उनका जो दिलचस्पी है वो बढ़ सके शिक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, सामाजिक जागरूकता बढ़ाना। अब किस तरह से सामाजिक जागरूकता बढ़ाना? समाज में शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि माता पिता बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सके। यानी हमारा जो समाज है उसमें शिक्षा क्यों इम्पोर्टेंट है, इस बारे में हमें बात करनी चाहिए। ऐसे जो अभियान है वो चलाने चाहिए, ताकि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित हो सके और उन्हें भी पता चल सके कि जो शिक्षा है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर माता पिता को पता ही नहीं होगा शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है, तो वो क्यों देंगे अपने बच्चों को शिक्षा? तो हमें ये बताना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, डिजिटल शिक्षा के संसाधनों का विकास। डिजिटल शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी जो डिजिटल चीजें होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए। इंटरनेट और जो उपकरण है वो उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि सभी लोग जो है वो शिक्षा ग्रहण कर पाए। आई होप आपको अभी तक ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, प्रभावी निगरानी और निरीक्षण। शिक्षा के अधिकारों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए प्रभावी तंत्र का विकास किया जाना चाहिए, ताकि नीतियों का सही रूप से क्रियान्वयन हो सके। यानी हमें एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए, सभी लोग अपनी जो कार्य है उसको जिम्मेदारी से निभाएं और जो वो भी नीतियां हैं, जो भी कार्य करे जा रहे हैं वो जिम्मेदारी से निभाए जा सके। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा के अधिकारों का उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब हम इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान निकाल सकेंगे, जिससे हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी, जो समाज के विकास और समानता की दिशा में एक सशक्त कदम साबित होगा। आई होप आपको अभी तक ये सारा ही निष्कर्ष अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, समकालीन भारत में संवैधानिक मूल्यों के महत्व और शिक्षा के लिए उनकी प्रासंगिकता की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। यानी जो हमारा समकालीन भारत है, अभी का भारत है, उसमें संवैधानिक मूल्य के महत्व है उसके बारे में हमें बताना और शिक्षा के लिए उनकी प्रासंगिकता की आलोचनात्मक चर्चा करनी है। चलिए देख लेते हैं इसके परिचय में आप क्या लिख सकते हैं। इसके परिचय में आप लिख सकते हैं, समकालीन भारत में संवैधानिक मूल्यों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि यह देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण संसाधन है। संवैधानिक मूल्य जैसे समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और न्याय भारतीय संविधान की नींव है और शिक्षा प्रणाली में इनका समावेश आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी इन मूल्यों को समझ सकें और इन्हें अपनी शिक्षा में उतार सके। यह विषय इस दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा समाज में शांति, एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम देखेंगे समकालीन भारत में संवैधानिक मूल्यों का महत्व, कि जो समकालीन भारत है उसमें संवैधानिक मूल्यों का क्या महत्व है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, संवैधानिक मूल्य न केवल कानूनी ढांचे का हिस्सा है, बल्कि ये सामाजिक,
की संरचना और उसमें रहने वाले लोगों की मानसिकता को भी प्रभावित करते हैं, या ये कहें आकार देते हैं, क्योंकि जो हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता को बनाने का भी कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं समानता। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। यह मूल्य समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने का प्रयास करते हैं। शिक्षा में इस मूल्य को शामिल करने में सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव को कम करने में मदद मिलती है, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, चाहे वो उसकी जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो या किसी भी आधार पर हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो। ये हमारे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 और 22 तक स्वतंत्रता के विभिन्न अधिकारों की बात की गई है। यह अधिकार हर व्यक्ति को अपनी सोच, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं। शिक्षा प्रणाली में स्वतंत्रता के मूल्यों समाहित कर विद्यार्थी अपने राय और विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, जिससे उनके रचनात्मक और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जैसे कि आप मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे लगा, या फिर ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, तो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग जरूर कीजिएगा एंड मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता। संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र घोषित किया है, जहां सभी धर्मों का समान सम्मान होता है। शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देकर छात्रों को सभी धर्मों का आदर करना सिखाया जाता है, जिससे सामाजिक सौंदर्य और एकता बनी रह सकती है। यानी जो शिक्षा होती है वो हमें धर्मनिरपेक्षता सिखाती है और सभी छात्रों को सभी धर्मों का सम्मान करना और आदर करना सिखाती है, जिससे समाज में एकता और जो हमारी शांति है वो बनी रहती है। अब हम देखेंगे न्याय किस तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संविधान के प्रमुख उद्देश्य हैं। शिक्षा में न्याय के मूल्य समाहित करके सभी छात्रों के लिए समान अवसरों की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे गरिमा और सामाजिक असमानताओं में कमी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का सिद्धांत संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद में परिलक्षित होता है। शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को शामिल करना छात्रों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है और वह जिम्मेदार नागरिक के रूप में इस समाज में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए लोकतंत्र जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आगे चलेंगे। आगे है हमारा शिक्षा में संवैधानिक मूल्यों का प्रासंगिकता, यानी जो हमारी शिक्षा है उसमें संवैधानिक मूल्यों की क्या प्रासंगिकता है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। समकालीन भारत में संवैधानिक मूल्यों को शिक्षा के माध्यम से बढ़ावा देना आवश्यक है, क्योंकि यह देश की सामाजिक संरचना और विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं सामाजिक समरसता। शिक्षा में संवैधानिक मूल्यों का समावेश छात्रों को विभिन्न जातियों, धर्म और पृष्ठभूमियों के प्रति सहनशीलता सिखाती है। इसके एक ऐसी समाज का निर्माण करती है जो सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा मिल सके, ताकि जो समाज है उसमें शांति और जो एकता है वो बढ़ाई जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे नैतिकता और नागरिकों का विकास किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। संवैधानिक मूल्यों से प्रेरित शिक्षा नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करती है, जिससे विद्यार्थियों में अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं और बेहतर नागरिक बनने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संविधान के प्रति सम्मान। संवैधानिक मूल्यों का शैक्षणिक बच्चों में संविधान के प्रति आदर की भावना उत्पन्न करती है, जिससे वह इसका पालन करने के प्रति जागरूक रहते हैं और समाज में संवैधानिक निकायों का सम्मान करते हैं। यानी जो भी हमारे संविधान में लिखा है हम उस सभी का पालन करते हैं और उस सभी का सम्मान करते हैं। ये भी हमें शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया और सिखाया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भेदभाव और असमानताओं को कम करना। यानी जो शिक्षा है वो हमारे भेदभाव और असमानताओं को कम करने का कार्य करती है, जो कि हमारी सामाजिक असमानताएं, जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान। यानी जो शिक्षा होती है वो हमारी स्वतंत्रता और जो हमारी अभिव्यक्ति का अधिकार होता है उसका सम्मान करती है और सभी व्यक्तियों को अपनी बात रखने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे अब हम देखेंगे संवैधानिक मूल्यों को शिक्षा में लागू करने की में चुनौतियां, यानी जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनको लागू करने में शिक्षा में क्या क्या चुनौतियां आती हैं। अब हम उन चुनौतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं संवैधानिक मूल्यों का शिक्षा में पूरी तरह से समावेशी करना चुनौतीपूर्ण है, जिसमें कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। यानी अगर हम ये कहें संवैधानिक मूल्यों को पूरी तरीके से हम शिक्षा में शामिल कर लें तो ये पॉसिबल होना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें बहुत सारी चुनौतियां आ जाती हैं। अब वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, चलिए अब हम उनको विस्तार से जान लेते हैं। पहली चुनौती आप लिख सकते हैं सामाजिक असमानता और भेदभाव। भारत में जातिगत, धार्मिक और आर्थिक असमानताएं अभी भी प्रमुख मुद्दे हैं। इन मुद्दों के कारण संवैधानिक मूल्यों को शिक्षा में समाहित करना कठिन हो जाता है। समाज में व्याप्त भेदभाव की वजह से विद्यालयों में भी असमानताएं देखने को मिलती हैं। ये भी आपका एक भेदभाव देखा जा सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा प्रणाली में सुधार की कमी। भारत में शिक्षा प्रणाली में अधिकतर स्कूलों और विश्वविद्यालयों में संवैधानिक मूल्यों समावेश सीमित है। इसके कारण विद्यार्थियों में संवैधानिक चेतना का अभाव रहता है और वह इन मूल्यों का महत्व नहीं समझ पाते। यानी ऐसे मूल्य बहुत सारे हैं जिसकी वजह से जो विद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं उनमें हम इनकी चुनौतियां या फिर इनकी जो प्रणाली है उसकी कमी देख सकते हैं, जिसकी वजह से इनको सही तरीके से पालन नहीं किया जा सकता, जो कि ये भी एक चुनौती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण। कई शिक्षकों को संवैधानिक मूल्यों और उनके महत्व की पर्याप्त जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वो जो है वो संवैधानिक मूल्यों को समझ नहीं पाते हैं और शिक्षकों को भी सही तरीके से दिशा नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक भेदभाव। यानी संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के बावजूद भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं के कारण विभिन्न प्रकार के भेदभाव को देखा जा सकता है और मतभेद भी इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसकी वजह से स्कूलों में संवैधानिक जो मूल्य होते हैं उनका पालन सही तरीके से नहीं किया जाता। ये भी एक चुनौती। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप। कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भी शिक्षा में संवैधानिक मूल्यों को समाहित करने में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। संवैधानिक मूल्यों को शिक्षा में लागू करने के लिए राजनीतिक समर्थन और स्थिरता आवश्यक है। यानी अगर हम किसी भी संवैधानिक मूल्यों को लागू करना चाहते हैं तो उसमें राजनीतिक समर्थन का आवश्यक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो बिगड़ जाती हैं। आई होप आपको ये पूरा ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। संविधान के मूल्यों का शिक्षा में समावेश करना समय की मांग है, क्योंकि यह एक जागरूक, समतावादी और न्यायपूर्वक समाज का निर्माण करती है। हालांकि इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हैं, लेकिन यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारत में युवा को नैतिक, सहिष्णु और जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायक करेगा। यानी देखिए ये जो है ये हमारी समय की मांग है कि हाँ अब हमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन अगर हमने इसको पालन कर लिया और इसे लागू कर लिया तो जो हमारे युवा हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है या हम लोग हैं, हम लोगों में ये नैतिक, सहिष्णुता और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए मददगार होगा। इसके लिए सरकार को शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षकों को संवैधानिक मूल्यों का प्रशिक्षण देना चाहिए। यानी जो टीचर्स होते हैं उनको जो संविधान है उसका प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि टीचर्स भी समझ पाएं कि संविधान कितना इम्पोर्टेंट है। और समाज में जागरूकता लानी चाहिए, और जो हमारा समाज है उसमें जागरूकता लानी चाहिए, ताकि जो हमारी शिक्षा है उसको बढ़ाया जा सके। शिक्षा के माध्यमों से संवैधानिक मूल्यों को प्रासंगिक कर हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सम्मान करे और एक समृद्ध और एकीकृत राष्ट्र के विकास में योगदान दे। यानी अगर हम इन सभी का पालन करते हैं तो हम ऐसे समाज की स्थापना कर पाएंगे जहां हर व्यक्ति जो है वो अपने कर्तव्यों का सम्मान करेगा, समृद्ध करेगा, एकीकृत राष्ट्र के विकास में योगदान देगा। आई होप आपको ये निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ आपके जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे ही कंप्लीट हो जाते हैं। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है DU एजुकेशन क्लब। एंड अगर आप चाहें तो मेरी इंस्टाग्राम ID भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसका नाम भी DU एजुकेशन क्लब है। क्योंकि देखिए जो मेरी इंस्टाग्राम ID एंड टेलीग्राम ग्रुप है और मेरा यूट्यूब चैनल भी, तीनों ही एक ही नाम से हैं, ताकि आप लोगों को ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो और अलग अलग नाम से बनाने में फिर उन्हें याद करने में भी प्रॉब्लम होती है।
तो आपको एक ही नाम से मेरी तीनों आईडी मिल जाएंगी, यानी यूट्यूब चैनल की, इंस्टाग्राम आईडी की एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स वगैरह होती हैं या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको वहाँ शेयर कर देती हूँ। एंड इस वीडियो को लाइक करना एंड आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। एंड जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं इससे रिलेटेड आप उन्हें देख सकते हैं, आपको वो स्क्रीन पर मिल जाएंगे और आप इजीली अपनी स्टडी कर सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।